ज़्यादा पड़ा है। डीसी में कहाँ तक हुआ था? करंट डेंसिटी। अच्छा, ये एप्लीकेशन एक क्वेश्चन में था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट का NAVD। रेजिस्टेंस नेक्स्ट हेडिंग लिखो। ओम का पहले लिखो। कैसा दिया है? इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कॉल करेंगे। करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड नॉन फ्लो। चलो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी देख लेते हैं पहले। बिल्कुल बात है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। चलो डिस्कशन मत कर लो, जब ध्यान दो। हेडिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उस मटेरियल जो भी कंडक्टर है उसका कुछ मटेरियल है ना, उस मटेरियल की वजह से उसके फ्लो को कुछ अपोजिशन मिलता है। समझा कितने? उस फ्लो को अपोजिशन मिलता है, तो जो अपोजिशन कितना है वही क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। समझा? और ये जो है अपोज करने का जो बिहेवियर है वो तो कंडक्टर की क्वालिटी हुई ना। एक कंडक्टर का बिहेवियर ही वैसा है, वो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा हमेशा उसका क्या करना है? अपोज करना। तो ये अपोज करने का जो क्वालिटी है वो कंडक्टर का है। समझा कि नहीं? तो ये जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये अपोज कर पाता है उसी प्रॉपर्टी का नाम रेजिस्टिविटी। समझ गए? इस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज कर पा रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो लिखें इसमें the opposition to the flow of electrons, the opposition to the flow of electrons the opposition to the flow of electrons inside a conductor, the opposition to the flow of electrons inside a conductor is called resistance of the conductor. Is called resistance of the conductor. हो गया समझ में? रेजिस्टिविटी के बारे में लिखना है। रेजिस्टिविटी इसी में है। हेडिंग के लिए रेजिस्टिविटी लिखे इसमें द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच the property due to which a conductor opposes the flow of electron. The property due to which a conductor opposes the flow of electrons is called resistivity. Is called resistivity. और रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा है, ध्यान सुने, रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा है इसका मतलब रेजिस्टेंस
ज़्यादा मिलेगा, रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस कम मिलेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कम अगर रेजिस्टिविटी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ओवरफ्लो करेगा, और ज़्यादा अगर होगा तो मुश्किल होगा इसका फ्लो। समझ आएंगे? हम लोग कहते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है क्या बता रहा है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आएंगे? देख लेते हैं। The resistivity tells about the resistivity tells about the ease of flow of electrons. The resistivity tells about the ease of flow of electrons. जैसे एक हम लोग का सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, जैसे सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L और इसका एरिया कितना है A, एंड दिस रेजिस्टिविटी, इसका जो रेजिस्टिविटी है रो, रेजिस्टिविटी ये रेजिस्टिविटी हो गया। तो इसका रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर ये पढ़ा होगा सब लोगों ने, रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई A। इसी में अगर हम लोग कहेंगे कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है कितने लेंथ का, dx लेंथ, इसका भी एरिया A है, और यहाँ पर रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या है, रो, एट अ डिस्टेंस x, और ये रो एज ए फंक्शन ऑफ x है। समझ गए? तो इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा, रो इनटू dx, और L की जगह कितना होगा, dx डिवाइडेड बाई A। समझ गया? तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इज dr इक्वल टू रो एज अ फंक्शन ऑफ x इनटू dx डिवाइडेड बाई A। समझ आ गया? अब टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू इंटीग्रल रो इनटू dx डिवाइडेड बाई अभी प्रॉपर लिमिट में जो भी हम होगा कहाँ से कहाँ तक, जैसे L लेंथ मान लिया तो 0 से या जो भी इसमें वेरिएबल आएगा उसमें प्रॉपर लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जब हर एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस वेरिएबल बनता है तब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। समझ आएंगे? हर एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस अगर सेम मिलता है तो हम लोग को डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि रो हर जगह क्या है, कांस्टेंट। हो गया कब होगा, करंट डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं। J इक्वल टू I बाई A, वैसे ना। तो अभी हम लोग एक कंडक्टर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, इसका एरिया A था, इसमें करंट का वैल्यू कितना I, लेंथ इसका L है। तो हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर यहाँ पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल है और ये या V1 V1 और V2 इज लेस देन। तो अब हम लोग कह रहे हैं V1 माइनस V2 इज V,
दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना V। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर में अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है ना जी। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर E into L इक्वल टू V बोलेंगे। तो यहाँ से हम लोग B का वैल्यू लिख सकते हैं E बाई सॉरी B का वैल्यू B बाई है। अब इसमें करंट का वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे I इक्वल टू L E A इंटू डी डी और बी डी का वैल्यू E इंटू टाउ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई लिखा था बी डी इक्वल टू E इंटू टाउ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई। तो ये हम लोग का करें ये हेडिंग हम लोग लिख सकते हैं। ये एक्चुअली ओम्स लॉ पर क्या पढ़ रहे हैं हाँ ये जो अभी हेडिंग डायग्राम बनाया ये ओम्स लॉ के लिए। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो I का वैल्यू कितना है I by A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को उधर डिवाइड कर दी। इट इज n E स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई m इनटू आएगा और ये हम लोगों का होता है J पता है। ये हम लोगों का होता है कंडक्टिविटी सिग्मा। इसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। And sigma is n E square tau divided by m. This is called conductivity of conductor. Conductivity of conductor. और यही हम लोगों का है ओम्स लॉ। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और J दोनों सेम डायरेक्शन में दिखा है जी। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो इट इज J इक्वल टू सिग्मा इंटू क्योंकि ये भी वेक्टर होता है एंड दिस इज ओम्स लॉ। तुम ओम्स लॉ कुछ और पढ़े होंगे V इक्वल टू आई आर वही चीज है एक्चुअली जो लिखा है वही है V इक्वल टू आई आर ही है। अच्छा ये रेजिस्टिविटी हो गया ना। अब रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब इसका इनवर्स जो होगा वो रेजिस्टिविटी देगा। रेजिस्टिविटी इज रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। अब यहाँ से रो का जो वैल्यू आया वो कितना m अपॉन n E स्क्वायर टाउ।
दूसरा चीज इसमें हम लोग जैसे टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसमें रेजिस्टिविटी चेंज होता है और रेजिस्टिविटी चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा। समझ गए? रेजिस्टिविटी घटेगा या बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा भाई? m mass of electron and number of electrons per unit volume is charge and tau is average time of collision। हाँ, मीन फ्री टाइम जिसको हम लोग बोल रहे थे। अब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर हम लोग को क्या होगा? इसमें इधर हो गया ना, ये पोर्शन लिख लिया पहले तो ये अभी रखना है हमको। अब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो कोलाइड जल्दी जल्दी करेगा, है कि नहीं? और तो इधर ध्यान दो अब। हाँ, मत छोड़ो तो भी घर जाके पढ़ना आराम से। तो क्लास में भी बैठ के मॉड्यूल पढ़ेगा तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसका क्या करेगा? यहाँ पर टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा ना, और जल्दी जल्दी कोलाइड करने का मतलब टाउ कम हो गया, तो यही टाइम ऑफ कोलिजन था। तो ये टाउ कम हो गया तो रो क्या हो गया? समझ आ गया? देखिए इसको on increasing the temperature, on increasing the temperature, on increasing the temperature, tau decreases. On increasing the temperature, tau decreases, and hence resistivity increases. And hence resistivity increases. तो ये हम लोगों का जो फार्मूला भी दिख रहा है, इसी को हम लोगों को V = IR जो पढ़े हैं उसमें कन्वर्ट कर देना है, समझा कि नहीं? तो V = IR। हाँ, लेकिन ये जो फार्मूला है एप्लीकेबल है कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा सिग्मा चेंज हो जाएगा ना। तो दिस इज एप्लीकेबल एट यहाँ लिख लो कांस्टेंट टेम्परेचर। रो चेंज होगा तो सिग्मा चेंज होगा। अब रेजिस्टिविटी अगर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। देखो ये रेजिस्टेंस का यूनिट ओम को हम लोग ये लिखते हैं कैपिटल ओमेगा, ठीक है? कैपिटल ओमेगा जिसको हम लोग ओम पढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी जो लिखे थे अभी, रेजिस्टिविटी का ओम इंटू मीटर हो जाएगा। ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है और ये रेजिस्टेंस का यूनिट। तो भाई कोई भूल जाएगा तो लिख ले जल्दी से भाई। जहाँ रेजिस्टिविटी लिखे थे वहीं लिखिए, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी लिखा था वहीं पे लिखिए। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये है रेजिस्टेंस का यूनिट और रेजिस्टिविटी का ओम इंटू मीटर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। और कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, इसको हम लोगों से ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या पर ओम पर मीटर। समझ गए?
चलो इसको देखते हैं हम लोग। ये जे इक्वल टू सिग्मा इन तो है ना, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, इसको लिखे थे आई डिवाइडेड बाई, ये क्या है 1 बाई रूट इंटू डी बाई एल। इसको हम लोग बी इक्वल टू क्या लिखे, आई इंटू रो एल बाई, और ये क्या है तो बी इक्वल टू, दिस इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ आउटफ्लो, जो भी तुम पहले से पढ़ रहे हो। This is Ohm's law, और ये भी जो अप्लीकेबल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसको भी ओम्स लॉ बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना जी? अब ये लॉ क्या कहता है कि ये हम लोगों का रेजिस्टेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सब लोग बताइए। ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ का पोटेंशियल था V1, यहाँ का, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं V। इसमें करंट अगर हम लोगों का फ्लो कर रहा है I, एंड इट इज ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू, मतलब रेजिस्टेंस में अगर करंट या रेजिस्टर में इधर से इधर करंट फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसका ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल पर है, समझ आ गया? तो यहाँ से ही हम लोग क्या लिख रहे हैं, V1 माइनस V2 इक्वल टू आई इंटू, और यही हम लोग का V है। होगा find the resistances of the following conductors. इसका रेजिस्टिविटी रूट, इसका रेडियस है R, लेंथ इज L। ये है 2L, रेडियस इज 2R और रेजिस्टिविटी इज रूट। और तीसरा टू रूट, रेडियस इज R, लेंथ इज 2L। तीनों का रेजिस्टेंस लिखना है।
का वैल्यू कितना है जी पहले वाले R इक्वल टू R1 रो इंटू L बाई R2 रो इंटू 2L डिवाइडेड बाई pi into 2R का होल स्क्वायर इट इज रो L बाई 2 तीसरे वाले में रो 2 रो into L 2L divided by it is 4 रो L by ये लोगों के रेजिस्टेंसेस हैं और एक्चुअली इसको कंपेयर करने के लिए पूछता है कौन सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो थर्ड वाले का सबसे ज़्यादा हो गया उसके बाद फर्स्ट वाले का और इससे कम हो गया सब होगा इतना छोटा छोटा लिख देता है ये नोट डाउन हो गई क्या अरे अगला क्लास जो टाइम है यही अगला क्लास है क्लास चलो अगला क्लास सॉरी अगला क्लास A, B, C and D R1 इसमें हम लोग का 10 ओम R2 5 ओम R3 20 ओम इसमें करंट का वैल्यू जो है इधर से इधर I 2 एम्पियर और यहाँ B का जो पोटेंशियल है दिस इज मान लेते हैं 10 वोल्ट BB is 10 volt find potential at A, C and D as shown in figure D का पोटेंशियल दिया हुआ 10 वोल्ट A, C और D इन दोनों का सॉरी तीनों का पोटेंशियल बताना है ए और बी के बीच में लिखते हैं तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू आई इंटू R1 लिखेंगे ए का पोटेंशियल हमको नहीं दिया है बी का पोटेंशियल है 10 और आई का वैल्यू 2 तो बी का वैल्यू कितना है दैट इज 30 वोल्ट समझ आ गया उसी तरह से बाकी तरीका लिखेंगे एंड B minus DC equal to I into R2 तो B का पोटेंशियल है 10 C का पोटेंशियल नहीं दिया है और ये है 2 into 5 तो BC का वैल्यू कितना आ गया BC equal to 0 तीसरा
VC माइनस VD इक्वल टू I इंटू R3। VC का वैल्यू 0, VD इक्वल टू सॉरी I का वैल्यू 2 इंटू यहाँ से VD का वैल्यू कितना आ गया -41। This is the potential of all the points. कंप्लीट हो गया। तो ये मतलब सिंपल सा एक रिलेशन हम लोग का इक्वेशन हो गया हम लोगों का। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है? तो ओम्स लॉ अभी हम लोग कर रहे थे कि V इक्वल टू I इंटू R। इसमें V वर्सेस I ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे तो V वर्सेस I ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन। V हम लोगों का थीटा, तो tan थीटा जो भी है स्लोप है और ये है स्लोप क्या ले रहा है आपको R। तो यानी ओम्स लॉ को जो कंडक्टर फॉलो करेगा उसी को हम लोग ओमिक कंडक्टर कहेंगे। और इसमें हम लोग कहेंगे कि ये इसके अलावा अगर कोई ग्राफ बनता है इधर हो इस डायरेक्शन में या कहीं इधर बन जाए तो ये दोनों नॉन ओमिक कंडक्टर समझ आएंगे। और स्ट्रेट लाइन अगर बनता है तो ओमिक कंडक्टर। तो ये हम लोग इसको 1 2 3 बोल देते हैं, 1 2 और ये 3। तो 1 इज ओमिक कंडक्टर, 2 and 3 आर नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर 2 and 3, these are non-ohmic conductors. यानी V वर्सेस I ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बनता है उसी को हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। हो गया? ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ओम्स लॉ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर तो नहीं बना भाई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, और इसके भी क्वेश्चन इसमें है। चलो अगला हेडिंग लिखोगे। ये हो गया तुम लोगों का? अच्छा इसमें लिखाने की जरूरत तो नहीं है। अगला हेडिंग लिखोगे effect of temperature on resistance। Effect of temperature on resistance। Effect of temperature on resistance।
थर्मल एक्सटेंशन में ये फार्मूला सब लोग पढ़ा होगा, डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। अरे बिल्कुल यही सेम फार्मूला, बस लेंथ की जगह रखना है, समझ गया। Where R not is resistance at, तो यानी कि ये डिफरेंस हमेशा विद रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस at T degree Celsius is given by RT equal to R0 times 1 plus alpha into T, where R naught is resistance at 0 degree, and this is called reference temperature. इसको हम बोलते हैं रेफरेंस टेम्परेचर, यानी कोई भी टेम्परेचर पर हम लोग जब भी रेजिस्टेंस लिखेंगे हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस टेम्परेचर, ये समझ गए। और जो कि हमारा क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और अल्फा को हम लोग बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, थर्मल और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हम लोगों का और जैसे अभी जनरली हम लोग क्या लिखे थे, रो L बाई ए, यही हम लोगों का रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये तीनों चेंज लोग हो रहा है, लेंथ है, एरिया है और रेजिस्टिविटी है। लेकिन जो लेंथ और एरिया है इनमें जो चेंजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेंथ और एरिया में जो चेंजेस आएगा वो बहुत ही कम होता है, यानी कि सिग्निफिकेंट जो चेंज आएगा वो किसमें, रेजिस्टिविटी में ही सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, समझ गए। तो हम लोग कहें कि मेनली हमारा जो R वेरी कर रहा है किसकी वजह से, मेनली रेजिस्टिविटी की वजह से। तो रेजिस्टिविटी भी तो कुछ इसी तरह से वेरी करना चाहिए, रेजिस्टिविटी का भी वेरिएशन कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो ये चेंज हो रहा है, ये समझ आ गया सबको। जैसे इसको हम लोग अगर लेंथ दोनों में सेम कर दें तो ये हमारा रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए एट टेम्परेचर टी हो गया, एंड दिस इज रो इंटू एल बाई ए एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो एल बाई ए कैंसिल हो गया, तो इसमें हम नेग्लिजिबल चेंजेस मान रहे हैं। तो ये रो एट टी और ये रो एट, समझ आ गया सबको। तो ये बिल्कुल रेजिस्टिविटी का भी वेरिएशन वैसे ही होगा जैसे रेजिस्टेंस का हो रहा है। हो गया सब होगा। जैसे इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लें, if resistance of a conductor at 50 degree Celsius is 100 ohm, find its resistance at 100 degree Celsius, 100 degree Celsius if thermal coefficient of resistance is 0.001
5 into 10 to the power minus 3 per degree Celsius. Five into 10 power minus 3 per degree Celsius. तो इसमें हम लोग दोनों टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस लिखेंगे। एक है 50 डिग्री सेल्सियस, इट इज आर नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा इंटू 50 होगा, और दूसरा आर एट 100, इट इज ऑल्सो आर नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा इंटू, समझ में नहीं? हाँ, इस फार्मूले में आर नॉट ही हमेशा यूज करना है रेजिस्टेंस, समझ में नहीं? ऐसा नहीं है कि आर 50 लिखना है, आर 100 लिखना है तो यहाँ आर 50 कर लो, क्लियर हो नहीं? ये हम लेंथ में किया कर रहे थे, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आर 100 पे निकालना है तो ये वाला डिफरेंस हम किसको ले लें, 50 वाले को। डिफरेंस वाला हमेशा क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर यही रहेगा, और इसी के रेस्पेक्ट में बाकी हम सब रेजिस्टेंस लिखेंगे, यानी कि फार्मूला हमेशा यही यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि आर 100 divided by R at 50 degree Celsius equal to 1 plus 100 alpha divided by 50 alpha होगा ना जी। और इसमें से R 50 दिया हुआ है कितना, 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस तो कितना हो गया, 1 plus 100 into alpha is 5 into 10 to the power minus, और ये हो गया 1 plus 50 into 10 to the power 5 into 10 to the power minus into 100, ये हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मुंह से तो सिंप्लीफाई कर लो, कोई कितना आ रहा है, ये है 1 10 to the power minus 1.05 हो गया, और ये 1 plus 0.25 into 100 कितना हो, it is 1.50 divided by 1.25 into 100, कितना आ जाएगा, 120 ओम। हो गया सब लोग का? चलो इसके बाद हम लोग का, इसके बाद क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ये रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का जो इनवर्स है क्या है, कंडक्टेंस कहलाता है। कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट अगर देखेंगे तो इट इज ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को ही हम लोग क्या लिखते हैं, MHO, मोड इसको पढ़ते हैं, समझ गए? और इसी का दूसरा नाम साइन।
वही होगा। ये बस कंडक्टेंस जो है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस को ही बोला जाता है, कुछ नया नहीं। इसमें अगला हम लोगों का क्या है, BTS1 में तो जो भी दिया था हम लोग पढ़ लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इलेक्ट्रिक पावर एंड बल्ब। किरचॉफ इधर दिया है, BTS1 का थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लिए। हाँ, BTS1 बना लेना है। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, अगला हेडिंग लिखे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये पहले से भी जानते होंगे सभी, सीरीज और पैरेलल। सबसे पहला हम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ये मैं पास से हुआ था, नहीं हुआ है, चलो इसके बाद देखिए। कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें हर एक रेजिस्टेंस इन टू इन कनेक्टेड हो, या यूं कहेंगे सिंगल ब्रांच, सारे रेजिस्टेंसेस एक सिंगल ब्रांच में कनेक्टेड हो, उनको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू ठीक है। इसमें ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन टू इन अ सिंगल ब्रांच। All the resistors are connected end to end all the resistors are connected end to end in a single branch, and current through each resistor and current through each resistor is same, and current through each resistor is same. जैसे यहाँ पर हम लोग तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3, ये एक सिंगल ब्रांच में कनेक्टेड हो गए, R2, R3, और ये दो इनके बीच में A और B। अब इनके बीच में R इक्विवेलेंट हमको बताना होता है, तो इसके लिए मानते हैं कि एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसमें सबका पोटेंशियल क्या हो गया है, डिवाइड हो गया, इसका पोटेंशियल मानते हैं, ये पता होगा ना सबको। ये बैटरी है, इसका वोल्टेज कितना है V, तो इसका वोल्टेज यहाँ सब में डिवाइड हो गया, और यही बैटरी क्या कर रहा है, करंट फ्लो करा रहा है I, तो सब में करंट यही फ्लो करके आया, और इसके क्रॉस वोल्टेज जो आया कितना, इसके क्रॉस V2 और इसके क्रॉस V3, यानी कि अब इनमें ये जो पोटेंशियल अप्लाइड था A और B के बीच में, अब ये तीनों में डिवाइड हो गए, V1, V2, V3 तीनों का सम किसके बराबर, B के बराबर होगा। ये समझ आ गया। तो यहाँ से हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर देखेंगे, तो यानी इसके जगह पर एक रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं, A और B के बीच में अगर हम लोग एक सिंगल रेजिस्टेंस चाहते हैं, तो ये कितना हो ताकि ये बैटरी सेम करंट इसमें भी फ्लो कराए, समझ गए, V, और ये हम लोगों का करंट, सेम करंट यहाँ पर भी बैटरी को फ्लो कराना है,
यहाँ से हम लोग कहेंगे कि ओम्स लॉ यहाँ पर भी और इन तीनों के लिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो V1 इक्वल टू क्या I इंटू R1 होगा, V2 इक्वल टू I इंटू R2 और V3 इज I इंटू R2। तो सबको ऐड कर दो। फिर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इस V को यहाँ से अगर लिखे तो I इंटू R इक्विवेलेंट, दिस इज I इंटू R इक्विवेलेंट, I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R2, यानी R इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। This is equivalent resistance. Equivalent resistance. इसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन हम होगा पैरेलल। ये वाला कंप्लीट हुआ सब होगा। इधर कभी कोई लिख रहा है क्या? इधर जल्दी से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट डिवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अभी खासियत ये है कि अब पोटेंशियल करंट डिवाइड जहाँ, ऐसा नहीं करंट जहाँ डिवाइड हो जाएगा वहाँ पैरेलल कर देंगे, तो अक्सर ये लोग करते हैं। यहाँ करंट डिवाइड होना शुरू हो गया, सोचेंगे सब पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल का जो खासियत क्या था कि सभी रेजिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में ही कनेक्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ से करंट आ रहा था और ये सारे रेजिस्टेंस है ना, तो अब इसमें करंट डिवाइड होगा सब में ना, लेकिन ये और ये इन दो सबके लिए क्या है? कॉमन। तभी इनको हम डायरेक्ट किसमें बोलेंगे? अब ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे करंट आई आ रहा था और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इधर डिवाइड हो गया, इधर भी एक रेजिस्टेंस था, इधर भी एक रेजिस्टेंस, इधर भी एक, और इनका ये अलग अलग पॉइंट पर है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि सारे रेजिस्टेंस पैरेलल। समझ आएगा ये सबको? पैरेलल में तभी बोलेंगे जब सीधे सीधे ये वाला पॉइंट भी सबका क्या है? कॉमन, और ये वाला भी कॉमन हो सबके लिए, उन्हीं को हम डायरेक्टली पैरेलल में बोल सकते हैं। समझ आ गया सबको? चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायग्राम देख लें। अब इसमें हम लोगों का इसमें भी तीन ही रेजिस्टेंस बना लेते हैं, 1 2 3, और ये है B और ये है A। और यहाँ से हम लोगों का किसी बैटरी से करंट इसमें इंटर कर रहा था, वोल्टेज B, R1 R2 और R2। बैटरी यहाँ पर भी करंट I फ्लो कराया, यहाँ पर करंट डिवाइड हो गया तीनों में, I1 I2 I3, और यही तीनों करंट आ करके फिर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और फिर करंट टोटल में कितना हो जाएगा? I।
तीनों यहाँ डिवाइड हुआ तो तीनों मिलके फिर यहाँ आई हो जाएगा ना, वही करंट यहाँ पर फिर आएगा और इसका इक्विवेलेंट सर्किट हुआ है। डायग्राम हो गया, देखिए इसमें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी नहीं हुआ है। अरे अभी डायग्राम नहीं बना है, अभी तो पूछे तो बोला था बन गया, कोई नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया, कई लोग बना चुके हो, कुछ लोग ही नहीं बनाए। चल भाई अभी बना के नहीं, कल तक यही डायग्राम बनाएगा। स्पीड लिखने का बढ़ाओ। क्या बोल रहे थे? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन all the resistors are connected in parallel combination. All the resistors are connected directly between 2 points, directly between 2 points of a circuit. Directly between 2 points of a circuit. And potential difference across each resistor between 2 points and potential difference across each resistor remains same. अब इसमें हम लोग को डिराइव करना है कि R इक्विवेलेंट कितना है, क्या करेंगे? तो सब में वहां पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें तो सब में वही भी है, यहाँ पर भी सेम भी, तो क्या V का वैल्यू हम लोग लिखेंगे I1 इंटू इट इज ऑल्सो इक्वल टू I2 R2 I3 इंटू R3 एंड दिस इज ऑल्सो I इंटू R3। ये समझ आ गया? ये हम लोग का सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहते हैं। अब हम लोग करेंगे यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर टोटल करंट I का जो वैल्यू है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल Z किए थे हम लोग और यहाँ पर करंट सब ऐड होकर आई होगा। I का वैल्यू यहाँ से I1 I2 I3 का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो I1 का वैल्यू कितना चलाएंगे V/R1, I2 का वैल्यू V/R2 और I का वैल्यू V/R इंटू करंट। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू V/R1 V/R2 प्लस V/R। ये हर जगह से कैंसिल हो गया। R equivalent is 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R2. This is equivalent resistance in parallel combination. और इसमें दो रेजिस्टेंस अगर सिर्फ लेते R1 R2 तो इसको सिंप्लीफाई करके R1 R2 बाई R1 प्लस R2 आ जाता है। और टू रेजिस्टर्स in parallel, R equivalent is
R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये हम लोग दो रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। कंप्लीट हो गया सब होगा। चलो कुछ एग्जांपल्स इसमें देखिए। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ एकदम, आंसर बताओगे। भाई जब भी दो पॉइंट के बीच 11R बाई 8R, भाई जब भी हम लोगों का ये पूछा जाता है कि दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तो हमेशा तुम एज्यूम करोगे कि जब यहाँ बैटरी कनेक्ट करेंगे, जब दोनों पॉइंट के बीच में क्या करना है, ये एज्यूम करना है, बनाना नहीं है। तो हम कहेंगे कि एक पॉइंट से करंट चलेगा तो दूसरे एंड तक पहुंचेगा। और इधर ध्यान दो सब लोग, क्योंकि ये बार बार हम ये टर्म यूज किया करेंगे। हम मान रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया, ए और बी के बीच में, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ और यहाँ के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है। मतलब ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ऐसे बनाने की जरूरत ना पड़े, ये एजम्पशन होना चाहिए हमेशा। तो अगर ऐसे बैटरी अगर कनेक्ट होगा तो ये बैटरी करंट प्रोवाइड करेगा ना, तो यहाँ पर करंट क्या किया इंटर करेगा और यहाँ से बाहर आएगा। ये समझ आ गया? तो हम कहते हैं कि अब यहाँ इस पॉइंट पे इंटर करेगा तो इधर से बाहर आएगा। ये समझ आ गया? तो ए पॉइंट पे करंट इंटर किया, बी पॉइंट पे लीव किया। अब ये जो करंट आएगा अब इन सब में डिवाइड होते हुए जाएगा। ये समझ आ गया? तो अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये हम लोगों का जो दिख रहा है, इसमें टोटल करंट आई ही रहेगा। अब ये करंट दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों तीनों में डिवाइड होगा। तो अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तीनों अभी डायरेक्टली पैरेलल में दिख रहा है, ये दो पहले डायरेक्टली पैरेलल में दिख रहा है। समझ आ गई? तो इनको हम डायरेक्टली जैसे जैसे दिख रहा है, जो डायरेक्टली सीरीज या पैरेलल में दिख रहा है, पहले उनको हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। समझ आ गया? तो इनको अगर डायरेक्टली ऐड किया जाएगा तो इस पूरे का कॉम्बिनेशन कितना R/3 हो जाएगा, इन दोनों का R/3, वो तो आ रही है। अब पूरे सर्किट को अगर बनाएंगे तो यहाँ पर एक R था, इन दोनों की जगह पर R/2 हो गया और इन तीनों की जगह पर R/3 हो गया। अब क्या ये तीन रेजिस्टेंस डायरेक्ट सीरीज में दिख रहा है, ए और बी, तो R इक्विवेलेंट हम लोग आ गया R प्लस R/2 R/3, which is
समझ में आ गया सबको? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। डायग्राम बना लिया था सब लोग ना? अगला क्वेश्चन एक और। ये है बी और ये है ए। और ये पॉइंट सी है। ए, दिस इज बी एंड देन एंड इज सी। फाइंड आर इक्विवेलेंट। पहला क्वेश्चन इसमें था बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड वन इज A and C, and third one is B and C. तीन क्वेश्चन है इसमें। A और B के बीच में 5 A और B के बीच में 5r/11। A और C के बीच में चलो कबूल कर सेकंड कार्ड बाई तो पहला वाला में हम लोगों का ए एंड बी के लिए बिटवीन ए एंड पहले ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस दिखा है। बी ए और सी के बीच में कितना होगा? R/2 और सी और बी के बीच में है R/3। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब ये हम लोगों का ए और बी के बीच में अगर देखेंगे तो ये ए और ये है बी। तो यहाँ से हमने कहा कि करंट इधर इंटर करेगा, यहाँ पर लीव करेगा। समझ आएगी? तो ये करंट ऐसे घूम के जाएगा, तो ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में होगा ना जी। इसमें जो करंट जाएगा वो यही घूम के इसमें आएगा, तो ये दोनों आपस में सीरीज में। तो इनका कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो लिखा है 5r/6 है। This is 5r/6 सीरीज में, और ये 5r/6 और r आपस में। तो इससे हम लोग कहेंगे कि r बिटवीन a and b इट इज 5r/6। अभी कोई पहले पढ़ते 5r/3 into r divided by 5r/6 plus which is 5r/7। इसी तरह से बाकी का भी निकाल सकते हैं हम लोग बिटवीन ए एंड सी। और सी के लिए ये r है, r/2 है और ये for two resistors parallel to parallel कहाँ और ये है b। ये तो यहाँ से टोटल करंट अगर इंटर करेगा तो यहाँ पर लपड़ा हो जाएगा ऐसे।
लीव करना है। इट वाला पैरेलल नहीं है ना। हाँ तो जी समझ गए? पी तीनों के लिए अब फिर इधर से उसके जब बाद जो करंट आएगा डिवाइड उसके होके साथ जाएगा, ऐसा करना पड़ेगा। इसमें जो करंट आएगा वही इसमें जाएगा। ये तो फिर सीरीज हो जाएगा। यानी ये दोनों आपस में कैसे हो गया सीरीज, और उसके साथ ये सीरीज वाला हो जाएगा लास्ट में। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना 4R/। तो अब ये 4R/3 और ये R/2 आपस में पैरेलल, R इक्विवेलेंट 4R/3 into R/2 divided by 4R/3 plus R/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, कितना है? 4R/3/4 और 8/4, तो वहाँ 4R/11। ये हम लोग का 4R/11 हो गया। इसी तरह से सी और ए का कैलकुलेट कर लेगा सब लोग, सॉरी बी और सी का। थर्ड वन इज बिटवीन बी एंड सी। राइट, इसी को बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आया था R/2 और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R/3 और ये है R। अब इसमें हम लोग कह रहे हैं कि ए और सी के, सॉरी बी और सी के बीच में चाहिए, ए बी एंड सी। तो यहाँ से कोई भी करंट इंटर करता है अगर, तो यहाँ पर टोटल करंट लीव कर जाएगा। तो इसमें जो करंट आया वो इसमें जाएगा, यानी कि ये दोनों सीरीज में हो गया। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 3R/2 और 3R/2 और ये R/3। R इक्विवेलेंट इज 9 plus 2 11, 3R/11 और ये 3R/11। अब इसमें भी देखो, अब इसमें कैलकुलेशन का प्रैक्टिस होना चाहिए, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस इसमें है कोई ज्यादा नहीं। अब इसमें भी लोग गलतियां करते हैं कैलकुलेशन की वजह से। इधर हो गया, कब होगा? एक और क्वेश्चन इसमें देखो, R equivalent between A and B। कुछ ऐसा ही है फिर से। Here, this is A, B and this is C. सभी रेजिस्टेंसेस आर R/11।
आंसर होगा। हाँ, ये आंसर ठीक है। आंसर इज 8R/11। फिर से वही सेम प्रोसीजर इसमें हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ से टोटल करंट अगर इंटर करेगा तो यहाँ टोटल करंट लीव करेगा। तो अब ये करंट इधर से सब डिवाइड होते हुए जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो करंट जाएगा डायरेक्ट इसमें आएगा। इधर से तो कहीं डायरेक्ट हमको सीरीज पैरेलल नहीं दिखा, ऐसा डायरेक्ट यहाँ आएगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। लेकिन इसका एक इन यहाँ है, दूसरा इन इसका इधर है, तो हम पैरेलल में तो नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ पे जो करंट आएगा फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक इधर एक इधर। तो एक ये और ये दोनों हम पैरेलल में तो नहीं बोलेंगे। लेकिन इसमें जो करंट गया वो डायरेक्ट इसमें आएगा, हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में कैसे। तो जहां से दिखना शुरू हो जाए वहीं से तुम ऐड करना शुरू करो, अपने आप धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। समझ आ गया सबको? इन दोनों को ऐड करो, कितना आया 2R, और 2R के साथ ही यार पैरेलल में जाएगा। अरे अब इसकी जगह एक रेजिस्टेंस था, तो 2R और ये R 2R/3, यानी इस पूरे की जगह को 2R/3 हो गया। अब थोड़ा सा इसको रिड्यूस करके, अगर नहीं दिख रहा डायरेक्ट तो रिड्यूस करके बना लो। एक रेजिस्टेंस ऐसे हम लोग का R था, इधर R है, और इसके जगह पर कितना आ चुका है 2R/3, और ये है R। फिर से यहाँ से करंट इंटर कर रहा था, यहाँ लीव कर रहा था। तो अब इन तीनों में करंट सेम रहेगा, तो ये हमारा सीरीज में हो गया। इन तीनों का इक्विवेलेंट 8R/3। अब ये 8R/3 यहाँ और ये R पैरेलल हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1, यानी कि 1/R प्लस 1/R2, 3/8R, इट इज 11/R इक्विवेलेंट आ गया। तो ये सब इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि इसमें कोई दिक्कत ना है। अब इतना हमको बताना पड़ेगा। इन सब क्वेश्चंस का तो एकदम बिल्कुल देख के आंसर मिलने चाहिए, समझ गए? इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें, A, B, C, D, E and this is F। इन रेजिस्टेंसेस जो भी दिए गए हैं ये सारे R और ये है 2R। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि यहाँ से करंट इंटर करेगा अगर, और यहाँ पर टोटल करंट लीव करेगा।
25 R by 30. 25 R by 30. 2R by 3. Answer is 2R by 3. ये सब होगा जी। कितने लोगों को 2R by 3 मिल गया? चलो इधर है वो यहाँ पर ये जो करंट इंटर किया, मैंने कहा कि यहाँ से इंटर करेगा, टोटल करंट यहाँ लीक कर रहा है, तो यहाँ से करंट सब में डिवाइड होगा ना। अब यहाँ जो करंट जा रहा है वो करंट इसमें जाएगा, यानी ये दोनों डायरेक्ट इसमें दिख रहा है, डायरेक्ट दिख गया। अब ये डायरेक्ट जब दिख गया तो यही से ऐड करना शुरू करते हैं, तो ये 2R और 2R जो इधर आया उसके साथ ये, यानी इस दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो गया? R हो गया। अब ये R और ये R आपस में सीरीज में होगा, तो फिर से 2R होगा, और 2R और ये फिर 2R पैरेलल में होगा, यानी कि इस पूरे का इक्विवेलेंट फिर से कितना, यानी A और D के बीच में डायरेक्टली R इक्विवेलेंट मिला। अब ये R और ये R फिर सीरीज में होगा, तो फिर 2R और ये 2R, तो कुल मिला के A और C के बीच में डायरेक्टली हम लोगों का इक्विवेलेंट कितना दिखा, यानी कि A और C के बीच में हम लोगों को R और इधर एक R था और इधर एक R, ये A है A and this is C and this is B। ये रिड्यूस होकर सारा हम लोगों का A और C के बीच में कितना दिख गया, R। अब ये R, इसमें अब जो करंट जाएगा वो इधर आएगा, तो ये दोनों सीरीज में हो गया 2R और 2R और ये R आपस में R इक्विवेलेंट इज अभी भी किसी को डाउट है क्या इसमें? इसमें अभी भी किसी को डाउट है? तो इसके बाद हम लोग थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे? EMF आप सर EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। बराबर 2R क्या होगा? ये 2R और ये 2R का पैरेलल R।
EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल क्या है? सेल का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल ऑफ सेल, ये भी तो हमको पता ही है। This is symbol of a cell. A and B. A and B are terminals. A is positive terminal. B negative terminal. C is EMF of cell, और ये R दिख रहा है, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल है। तो ये जो सेल का EMF है E, ये हम लोगों का कैसे डिफाइन होता है? तो कौन बताएगा? हाउ EMF ऑफ सेल इज डिफाइंड? उसी को EMF बोलते हैं। तो EMF के बराबर होता है, ठीक? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF व्हेन देयर इज नो करंट थ्रू द सेल। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो EMF के बराबर है जब इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन ये डिफिनीशन नहीं है। डिफिनीशन क्या है? EMF ऑफ सेल डिफाइंड कैसे है? किसी को आइडिया नहीं है? पता होगा लोगों को? अच्छा ठीक है, सेल का जो काम होता है सर्किट में, ये करंट के फ्लो को मेंटेन रखता है, यही तो काम है। यानी हमेशा करंट को बना रखता है। और करंट हमेशा बना रहेगा सर्किट में कब? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रहेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब सर्किट में बना रहेगा तो हम कहेंगे कि करंट मेंटेन रहेगा। तो ये एक्चुअली करंट का जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन की वजह से। चलो मान लेते हैं कंडक्टर था या कोई सर्किट था जिसमें हम लोग बैटरी यहाँ कनेक्ट किए हुए हैं। यह है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है बैटरी का निगेटिव टर्मिनल और ये है कंडक्टर और ये है सेल। तो कंडक्टर में हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। करंट में अगर मान लेते इधर है पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो करंट ऐसे ही फ्लो करेगा। तो करंट अगर इधर है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है। इसमें हम लोग कह रहे थे कि ये जो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या है? ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पर और ये लो पोटेंशियल पर है, समझ गए? यानी इसके बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई होगा जब इसको कनेक्शन किए इससे, तो यही सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई होगा, समझ आए कि नहीं? तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। अब सोचो कि यहाँ रुकने लगे या यहाँ इकट्ठा होने लगे, तब तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन नहीं रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन तभी रहेगा जब इधर से फिर वापस इधर आ जाए, घूम के फिर वापस ऐसा आएगा तब ना मेंटेन रहेगा। तो ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो पहुंचा, इस यहाँ पर पहुंचने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर, यानी कि हाई पोटेंशियल पर।
और ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल अपने आप नहीं जाएगा। समझ आया कि नहीं? अपने आप क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके अंदर में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ अंदर में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके फोर्स किधर? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। समझ आया कि नहीं? यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये अपने आप नहीं जा सकता है। यानी इसको कोई एक्सटर्नल एजेंट इधर खींच के लेके जाएगा तब जाएगा। समझ आया कि नहीं? और यहाँ एक्सटर्नल एजेंट कौन है? और कोई तो है नहीं, यही है। सेल क्या कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उसको पार कराने में उसको वर्क करना पड़ता है। समझे? उसके ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर से उधर भेजने के लिए उसको वर्क करना पड़ता है कुछ। और ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो आएगा वही क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल। अभी समझ आ गया सबको? वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। अब कह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज अपने आप इधर से इधर नहीं जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट था। तो पॉजिटिव चार्ज जब इधर फ्लो करेगा तब ना आएगा करंट। तो अब जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ इकट्ठा होगा या यहाँ आएगा पहले। अब इसको यहाँ से इधर भेजा जाएगा क्योंकि ये अपने आप फिर इधर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज जैसे ही जाएगा फोर्स इधर ही लग जाएगा। यानी इधर से इधर ही अपने आप नहीं जा सकता पॉजिटिव चार्ज। अब इसको यहाँ से यहाँ भेजने के लिए इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। और यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो आएगा वही क्या है? समझ गए? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक भेजने में जो वर्क हुआ वो ये में पहला आएगा। या यूनिट नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल भेजने में जो वर्क हुआ that is called EMF of EMF। समझ में आ गया सबको? लिखोगे EMF of cell is defined as EMF of a cell is defined as EMF of a cell is defined as work done by the cell in moving unit positive charge from its negative terminal to positive terminal from its negative terminal to positive terminal or unit negative charge from its positive terminal to negative terminal or unit negative charge from its positive terminal to negative terminal। हो गया? दैट इज यहाँ पर मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे हम लोग? EMF of cell E equal to work done divided by charge। अब ये जो चार्ज है पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करना है। तो ये हम लोगों का सेल है, ये है B और ये है A। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और A and this one is B। इधर से इधर जाएगा कौन? नेगेटिव चार्ज। तो ये हम लोगों का EMF
implies that E equal to, इसमें कोई करंट तो नहीं दिख रहा ना, यहाँ कोई करंट हम लोगों को, यहाँ सॉरी यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा, यहाँ पर क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R। ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर से इधर मूव किया, चलो ध्यान सुनोगे। वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो हम लोग लिखे थे पोटेंशियल डिफरेंस लिखे थे ना जी, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो हुआ क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। फाइनल पॉइंट कौन है ये है बी, इट इज नथिंग बट 2 into VA minus VB divided by 2. So this EMF is nothing but VA minus, that means potential difference between the two terminals. इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? It is potential difference between two terminals. Two terminals when no current flows through the cell. अब ये डिफिनीशन बन गया, समझ गए? ये क्या हो गया? डिफिनीशन बन गया कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या है या कैसे डिफाइंड है। तो ये डिफरेंशियल हो गया और ये क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स एंड नो करंट फ्लो थ्रू रजिस्टर का क्या काम आ रहा है? दैट इज रजिस्टर का हां क्या काम आ रहा है? अभी यहाँ लिखे थे क्या है ये, ऐसा क्या काम है, जब काम है ये बात करें। अभी ये पहले समझ में आ गया यहाँ तक। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों है भाई, तो अब जब ये करंट फ्लो कराएगा सर्किट में, इधर इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेजेगा, तो ये इसमें जो केमिकल मटेरियल है बैटरी के अंदर उसके थ्रू ही तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, समझ गए? तो जब इसके थ्रू होके जाएगा तो ये भी कुछ रेजिस्टेंस सप्लाई करेगा नहीं करेगा। जैसे इसमें करंट फ्लो कर रहा था इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, तो ये कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, वैसे यहाँ का भी मटेरियल कुछ ना कुछ इसको इसके फ्लो को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसलिए इसके अंदर जो रेजिस्टेंस मिलता है करंट के फ्लो को, उसी को हम लोग बोल रहे थे इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी समझ आ गया? हाँ इसका कोई काम नहीं है, इसका रेजिस्टेंस का ही काम है क्या, अपोज करना किसको, करंट को, अरे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करना, सब उल्टा सीधा पड़ेगा। इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है, तो करंट ही को अपोज कराने लगा। अरे देखो हल्ला करना शुरू हो दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में लिखो। इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ हेडिंग ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, the resistance offered by chemical material the resistance offered by chemical material of a cell is called its internal resistance. Resistance offered by chemical material of a cell is called its internal resistance.
हो गया सब होगा। भाई सेल का चार्ज होना और डिस्चार्ज होना सुना होगा। भाई सेल चार्ज हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। ये चार्ज और डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है कि जब इसको हम यूज करते हैं सर्किट में तो ये डिस्चार्ज होता है। दैट मीन्स ये करंट देता है। जब सर्किट में यूज करेंगे इसको तो ये करंट प्रोवाइड करता है। लेकिन जब चार्ज कर रहे होते हैं तो ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से करंट ले रहा होता है। जब चार्ज करते हैं तो किसी एक्सटर्नल सोर्स से करंट ले रहा होता है और जब इसको यूज करते हैं तो ये करंट दे रहा होता है। अब चार्जिंग का मतलब इसमें जब भी हम इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसको हम जब भी किसी सर्किट से कनेक्ट करेंगे, ये सर्किट है तो हमेशा इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना शुरू करेगा और इधर निगेटिव टर्मिनल पे इंटर करेगा, यानी कि करंट इसमें ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। समझ आ गया? तो ये हो गया हम लोगों का क्या, डिस्चार्जिंग। सिस्टम का क्या हो गया, ये खुद करंट दे रहा। और चार्जिंग के केस में कहेंगे इसको जब एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, इसमें हायर पोटेंशियल और ये सोर्स का है। अब इसके साथ हम छोटा सा एक बैटरी चार्ज करना चाह रहे हैं, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये था, निगेटिव ये था। तो अब इसको जैसे ही कनेक्ट करोगे सर्किट में, अब ये सोर्स क्या करेगा, इधर से करंट प्रोवाइड करेगा और इधर करंट फ्लो करेगा। तो चार्जिंग के केस में हम क्या देख रहे हैं, इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इंटर किया और निगेटिव टर्मिनल से लीव कर दिया। समझ गए? इस चार्जिंग के केस में क्या हो रहा था, ये खुद करंट दे रहा था तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आया और निगेटिव टर्मिनल पर इंटर कर गया। तो ये है हम लोगों का चार्ज डिस्चार्जिंग और ये है चार्जिंग। अभी समझ में आएगा सबको? देखो, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। Charging and discharging of a cell. Charging and discharging of a cell. जिसमें सबसे पहला हम लोगों का है चार्जिंग। ये हम लोगों का टर्मिनल से इंटरनल रेजिस्टेंस और ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका, ये नहीं भाई, इसका पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं, ये लाइन देख करते हैं। हाँ, बड़ा वाला लाइन हमेशा हायर पोटेंशियल को डिनोट करता है और ये लोअर पोटेंशियल। तो इसमें हम लोगों का करंट क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर करेगा और निगेटिव टर्मिनल से लीव करेगा। समझ आ गया? भाई जिस सेल में ऐसा अगर हो रहा है, इसका मतलब हमेशा वो सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ये बन गया? ठीक है। इसमें current enters at positive terminal, current enters at positive terminal, current enters at positive terminal and leaves at negative terminal of the cell, and leaves at negative terminal of the cell. हो गया? इस केस में दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अब करंट फ्लो कर रहा है ना, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अब ईएमएफ के बराबर नहीं है, अब चेंज हो जाएगा। तो अभी
इसमें करंट फ्लो कर रहा है इसके थ्रू, तो इस केस में इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? देखो अब ये हम लोग का करंट इधर से इधर फ्लो किया ना। चलो एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, बिल्कुल याद कर लो। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट हमको जाना है, यहाँ से यहाँ, ये अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग कहेंगे कि ई क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो था, यानी हाई पोटेंशियल और ये लो, और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? ई। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये घट गया ना, इस इन से इस इन पर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? कितना से? ई से घट गया, समझ आ गया? अब ये आगे रेजिस्टेंस है, आगे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, अब इसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें जिधर से जिधर करंट फ्लो करेगा तो हाई पोटेंशियल से रेजिस्टेंस में जो करंट होता है हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, यानी कि हम कहेंगे कि ये हाई पोटेंशियल है इसका और ये रेजिस्टेंस का, समझा कि नहीं? तो अब रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो इसमें पोटेंशियल घटा भी बढ़ा, घटा ना जी, कितने से? आई इंटू, समझ आ गया? यहाँ से यहाँ गए तब भी यहाँ पोटेंशियल घटा, कितने से? आई इंटू, सेल को क्रॉस किया तो पोटेंशियल कितने से घटा था? ई से। तो मान लिया कि यहाँ का पोटेंशियल ए पॉइंट का पोटेंशियल वी है, कितना? इसको क्रॉस करेंगे कितना घटेगा इसमें? ई घटेगा। अब ये हम लोग जो लिखे हैं किस पॉइंट का पोटेंशियल है? इस वाले का, यानी इन दोनों के बीच में जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल लिखे हैं। अब इसमें से आगे बढ़ेंगे तो फिर घटेगा कितना? आई इंटू, फिर इसमें से माइनस कर दो, समझ गए? कहाँ पहुँच गए? पहुँच गया ना जी, इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ। ये तरीका किसी भी सर्किट में, कोई भी कॉम्प्लेक्स तुमको सर्किट दिया जाए और दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा तो हमेशा इस तरह यूज करते हैं, समझ में आ गई? इस तरीके का यूज जब भी करोगे तो तुमको आंसर गलत नहीं मिलेगा, समझ गए तुम लोग? इस तरीके का हमेशा यूज किया जाएगा जब भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा। तो यहाँ से VA माइनस VB कितना आया जी? VA माइनस VB इक्वल टू E प्लस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स E से बड़ा हो गया, यानी EMF से बड़ा आ गया। तो इस केस में जब भी चार्जिंग का केस होता है पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF से बड़ा हो जाता है, समझ गए? दूसरा डिस्चार्जिंग का केस है, ये मैंने बोला कि ये तरीका जो है, ये तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना? हाँ, ये सबको आ जाना चाहिए और उसमें कुछ है भी नहीं। तो क्या देखते हैं, घटा या बढ़ा? घटा तो माइनस कर देना है और बढ़ेगा तो प्लस कर देंगे, इसी में, समझ गए? प्लस माइनस करते करते जहां पहुंचेंगे जिस पॉइंट पर, इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर हो गया सब लोगों को? ये चार्जिंग के बाद डिस्चार्जिंग। भाई डायग्राम फिर से एक बार बना लोगे, लेकिन करंट का डायरेक्शन अब अपोजिट में कर दोगे। अब इसमें करंट यहां से लीड करने वाला है और यहां पर इंटर करने वाला है, यानी कि ये खुद किसी सर्किट में करंट फ्लो कराएगा, ये समझ आएगा नहीं? ये बैटरी खुद किसी सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में करंट को फ्लो कराएगा। जो उसमें पॉइंट लिखा था बस उसका अपोजिट लिख लोगे। करंट लीव्स एट, सॉरी, इंटर्स एट नेगेटिव टर्मिनल एंड लीव्स एट पॉजिटिव टर्मिनल। Current enters at negative terminal and leaves at positive terminal of the cell.
जैसे ए पॉइंट से हम बी की तरफ, सॉरी बी से अब ए की तरफ जाएं या ए से बी की तरफ, किसी तरफ जा सकते हो तुम, समझा कि नहीं? तो उनको आंसर हमेशा सेम ही मिलेगा। ए से बी की तरफ जाओ या बी से ए की तरफ, तुमको हमेशा आंसर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में हमेशा सेम ही मिलेगा। समझ गए? जैसे हम मान लेते हैं यहाँ से बी से अगर चलना तुमको, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से इधर जाएंगे तो बी बी माइनस, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो घटेगा। तो ये करंट का डायरेक्शन ये बता रहा है, इसका हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, तो हम लोग क्या किए, घट गया ना, माइनस आई इंटू, फिर अब इस सेल को क्रॉस करेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बढ़ गया, इसमें प्लस ही और पहुंच गए कहाँ, इट इज इक्वल टू। इसमें कंफ्यूजन है क्या किसी को भी? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी क्या मिला, वी ए माइनस वी बी ई माइनस वी एम होगा पोटेंशियल। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब मान लो कि हम ए की तरफ से जा रहे हैं, ए से इधर अगर जाएंगे तो क्या होगा, बी ए, यहाँ गए तो क्या होगा, घट जाएगा, माइनस यहाँ, अब ये हायर हो गया ये, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बढ़ेगा, तो प्लस आई इंटू एंड दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ से भी डी ए माइनस डी बी क्या है, डी ए माइनस डी बी इक्वल टू ई माइनस। ये लिख के इसलिए बता रहे हैं तुमको कि कहीं से भी कहीं पॉइंट पे जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं हो, किधर से भी किधर चलो। समझा गया सबको? तो अब ये डिस्चार्जिंग के केस में ईएमएफ ईएमएफ से कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्या हो गया, और चार्जिंग के केस में ज्यादा हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो भी हम पढ़े हैं इसी का कॉन्सेप्ट कुछ सिमेट्रिकल जो सर्किट होगा, इसमें सिमेट्री वगैरह का यूज होगा। उस तरह के सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री हम लोग पढ़ेंगे।